नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्षार और लवण के पिछले भाग में हमने अम्ल क्षार के गुण, इसके अलावा अम्ल क्षार को ज्ञात करने के लिए सूचक जैसे लिटमस पेपर हुआ, प्राकृतिक सूचक में जैसे हल्दी हुआ, इसके अलावा फिनोल्फ्थेलिन, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम अम्लता और क्षारीयता ज्ञात करने वाले पैमाने पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच स्केल होता क्या है? तो किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारीयता दर्शाने के लिए विकसित स्केल, मतलब कि किसी भी विलयन की अम्लता और क्षारीयता ज्ञात करने के लिए विकसित की गई स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल एक वैज्ञानिक है सोरेनसन, उन्होंने दी थी। सोरेनसन ने पीएच स्केल दी थी। इस स्केल के माध्यम से हम किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही पीएच स्केल में पी का अर्थ होता है पूर्णांक। इसके अलावा पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है। यदि हम किसी विलयन का पीएच ज्ञात कर रहे हैं और इस स्केल का उपयोग कर रहे हैं और उस विलयन की पीएच 7 से कम आई, मतलब कि 1 से लगाकर 6.9 तक, मतलब कि 7 से कम आई, तो उसकी वह माध्यम जो होगा अम्लीय होगा, मतलब वह अम्ल होगा। इसके अलावा यदि विलयन का हम पीएच ज्ञात कर रहे हैं और उसकी पीएच 7 आई, तो वह उदासीन होगा। इसके बाद यदि विलयन का पीएच ज्ञात कर रहे हैं और विलयन की पीएच 7 से अधिक आई, मतलब कि 7 से 14 के बीच में, 7.1, 7.2, तो वह धीरे धीरे क्षारीय होने लग जाएगा। इस प्रकार से हम पीएच ज्ञात करते हैं। अब इसे हम एक पैमाने को आगे की ओर जैसे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयन की सांद्रता परिवर्तन के साथ पीएच की विभिन्नता दी गई। ये मान लेते हैं कि पीएच स्केल का एक पैमाना है जिसमें पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है और 7 पर उदासीन होती है। अगर किसी विलयन की पीएच 7 है तो वह उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। अब 7 से कम में तो ये बढ़ती हुई अम्लीयता, अगर H प्लस आयन उस विलयन के अंदर अधिक मात्रा में है, H प्लस आयन अधिक मात्रा में है तो उसकी अम्लीयता अधिक होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और H प्लस आयन अगर उसके अंदर कम है और नहीं के बराबर है तो वह उसकी प्रकृति क्या होती जाएगी? क्षारीय होती जाएगी, क्षारीयता बढ़ती जाएगी। यहाँ पर OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है। अगर OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो क्षारीय, यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ रही है और OH माइनस आयन की सांद्रता कम हो रही है तो यह अम्लीय प्रकृति का होगा। तो इस प्रकार हम पीएच ज्ञात कर सकते हैं किसी भी विलयन की। जैसे कि 7 पर उदासीन पीएच है और यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसकी अम्लीयता बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। जैसे 7 से 6 पर आया, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 1, यहाँ पर बहुत अधिक अम्लीय स्थिति आ जाएगी, मतलब 1 पीएच आई, मतलब बहुत अधिक अम्लीय विलयन है। इसी प्रकार क्षारीयता की बात करें तो यहाँ पर H प्लस आयन की कमी होती जा रही है और OH माइनस आयन की वृद्धि होती जा रही है। जहाँ पर OH माइनस आयन बहुत अधिक है वो बहुत अधिक क्षारीय विलयन होगा। इस प्रकार से हम पीएच ज्ञात कर सकते हैं। पीएच ज्ञात करने के लिए कुछ यूनिवर्सल पीएच पेपर भी होते हैं और उसके अंदर कलर के माध्यम से हम किसी भी विलयन का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल पीएच पेपर को जिस विलयन में हम डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और कलर चेंज हो जाता है तो इस कलर युक्त पीएच स्केल के माध्यम से हम उसका पीएच निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कलर रेड आ रहा है, लाल आ रहा है डार्क, तो उसकी पीएच 0, और उससे थोड़ा कम तो 1, उससे कम तो 2। इस प्रकार से अगर 7 पीएच है तो ग्रीन, और इसी प्रकार से 8 पीएच है तो ग्रीन से थोड़ा डार्क होता जाएगा, डार्क ग्रीन, फिर 9, 10, 11, 12 ऐसे करते हुए वो कलर चेंज करेगा, और बहुत अधिक नीला आएगा तो 14 पीएच है। ये यूनिवर्सल पीएच पेपर है जो कलर के माध्यम से हम पीएच ज्ञात कर सकते हैं किसी विलयन की। जैसे कि जठर रस की अगर पीएच देखें
तो 1.2 लगभग होती है, लगभग 1.2। जठर रस आप जानते ही होंगे, जठर रस मतलब कि हमारे आमाशय के अंदर पाया जाने वाला रस, आमाशयी रस, उसे हम जठर रस कहते हैं। हमारे आमाशय के अंदर अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन के पाचन के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी सहायक होता है। नींबू जो होता है उसका पीएच होता है लगभग 2.2। नींबू का रस जो है वह अम्लीय है और उसकी पीएच 2.2 है। इसी प्रकार अगर देखें हम शुद्ध जल, शुद्ध जल की पीएच होती है 7। शुद्ध जल जो है विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल जिसकी पीएच अगर 7 है वह विद्युत का कुचालक होगा, उसके अंदर विद्युत का संचालन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही शुद्ध जल के अंदर कुछ अम्लीय माध्यम मिला या क्षारीय माध्यम मिला तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। मतलब कि अगर उस शुद्ध जल में कुछ अम्ल मिला और उसकी पीएच हो गई 6.5 या 6, तो उसके अंदर विद्युत का चालन होने लगेगा, लेकिन शुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। इसी के साथ हमारे अंदर जो रक्त है उसका पीएच होता है 7.4। हमारे रक्त का पीएच मतलब मानव रक्त का पीएच होता है 7.4। इसी प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH ट्वाइस, जो कि दूध जैसा दिखाई देता है पानी में घुलने के बाद, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का वेरिएंट प्योर प्योर जो होगा वह लगभग 14 पीएच वाला होगा, मतलब कि बहुत अधिक क्षारीय होगा। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व हो सकता है, इसे हम पढ़ते हैं। तो समस्त जीव जो है पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। जितने भी सजीव हैं उन पर पीएच का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है और एक निश्चित पीएच पर ही वह जीवित रहते हैं। यदि पीएच कम या ज्यादा हुआ तो उनका शरीर असामान्य हो जाएगा और वह मर जाएंगे। जैसे हमारा जो शरीर है 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में काम करता है। जैसे हमारे रक्त की पीएच हम बताते हैं 7.4 होती है, 7.4 हमारे रक्त की पीएच है। इसी प्रकार वर्षा का जल जो है उसका पीएच मान अगर 5.6 से और अधिक कम हुआ, 5.6 भी अम्ल है लेकिन इससे भी अगर कम हो गया तो वह अम्ल वर्षा के रूप में गिरेगी, मतलब जो बारिश होगी वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी अगर पीएच 5.6 से भी कम हुआ। ऐसे 5.6 भी अम्लीय है। प्लांट्स जितने भी पौधे हैं एक विशिष्ट पीएच परास पर ही कार्य करते हैं। अगर प्लांट्स के लिए भी अगर मिट्टी की पीएच कम या ज्यादा हुई, क्षारीय भूमि हुई या अम्लीय भूमि हुई, तो वहां पर पौधे नहीं उगेंगे। इसलिए हम जैसे कृषक लोग जो है, किसान लोग जो है वह कृषि केंद्र पर जाकर अपनी मिट्टी का परीक्षण कराते हैं, जिसमें मिट्टी की पीएच भी ज्ञात की जाती है। अगर कम या ज्यादा आती है तो उनको निर्देश दिया जाता है कि आप इस प्रकार से खाद का उपयोग करें। हमारे आमाशय में जो है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाचन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन जब आमाशय में जाता है तो आमाशय में जाने के बाद भोजन को यह अम्लीय बना देता है और साथ ही भोजन में उपस्थित कुछ हानिकारक जीवाणु हैं उनको भी नष्ट कर देता है अम्ल। इसलिए HCl जो है आमाशय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे मुंह का पीएच जो है अगर 5.5 से कम हुआ तो दंत क्षय हो जाता है, मतलब कि दांत खराब होने लगते हैं। जैसे ही 5.5 मतलब अम्लीय माध्यम में हुआ तो उस दौरान हमारे दांत में सबसे मजबूत होता है एनेमल। एनेमल जो है एनिमल जो है वो गलने लगता है और एनिमल गलने के बाद हमारे दांतों में क्षय मतलब कीड़ा लगने लगता है, इसलिए दांत खराब हो जाते हैं। मधुमक्खी का जो डंक है वह भी एक प्रकार से अम्ल छोड़ता है। जितने भी कीट है जो हमें काटते हैं तो हमें दर्द होता है, इसी प्रकार इनकी जो मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है और ये जैसे ही अगर हमें काटते हैं तो हमें वहाँ दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है। इसी प्रकार कुछ प्राकृतिक अम्ल जो पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। प्राकृतिक स्रोत के रूप में सिरका, जिसमें एसिटिक अम्ल होता है। सिरका 7 से 8% एसिटिक अम्ल का जो है विलयन होता है, उसमें 7 से 8% एसिटिक अम्ल होता है और 92% जो है जल होता है, उसे सिरका कहते हैं। सिरका जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है।
सिरका का उपयोग हम अचार मुरब्बे को सुरक्षित रखने मतलब प्रिजर्व रखने में कर सकते हैं। संतरा जो होता है इसमें भी अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। इसी प्रकार इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। खट्टा दूध या दही, दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में लैक्टोबैसिलस पनपते हैं जो उसको लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट करते हैं और दूध से दही बनता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। और नेटल का डंक जो होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। नेटल एक प्रकार का पौधा है। ये जैसे हमारे स्किन के संपर्क में आता है तो मेथेनोइक अम्ल हमारी स्किन पर लगता है और स्किन पर जलन होने लगती है। अब हम कुछ प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जो कि जल में घुल जाते हैं पूरी तरह, और पूरी तरह घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सभी प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार हम देखें दुर्बल अम्ल, ऐसे अम्ल जो जल में घुलने पर जो है पूरी तरह से घुलते नहीं है और हाइड्रोजन आयन बहुत कम मात्रा में देते हैं, पूरी तरह से घुल नहीं पाते, तो उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अब हम प्रबल और दुर्बल क्षार के बारे में भी पढ़ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। प्रबल क्षार ऐसे क्षार जो जल में घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन देते हैं, उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। इसी प्रकार दुर्बल क्षार ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः विभाजित नहीं होते, मतलब जल में घुलकर पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते, आंशिक रूप से ही विभाजित हो पाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार की श्रेणी में आते हैं। अब हम अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो कुछ लवण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि साधारण नमक एक प्रकार का लवण है। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaCl होता है और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम नमक कहते हैं। नमक बनता कैसे है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, दोनों एक अम्ल है और एक क्षार है। इन दोनों के विलयन की जब क्रिया कराते हैं, दोनों के विलयन जब क्रिया करते हैं तो इन क्रिया से लवण बनता है और वह होता है सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम भोजन में मुख्य रूप से करते हैं। साधारण नमक जो है हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार से उपयोगी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए भी यह महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। मतलब कि साधारण नमक से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, बेकिंग सोडा मतलब कि खाने का सोडा बना सकते हैं, विरंजक चूर्ण भी बना सकते हैं। अब जैसे कि सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण या बेकिंग सोडा भी बना सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करना है तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोन क्षार प्रक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे और उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मतलब प्लस और माइनस विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड जो है वह वियोजित हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। इस अभिक्रिया को क्लोन क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर मतलब एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। जैसे कि NaCl नमक है, इसको H2O जल में घोल दिया हमने और घोलने के बाद जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की तो Na मतलब सोडियम H2O में से OH के साथ जुड़ जाता है तो NaOH बन जाता है, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्लोरीन गैस के रूप में विमुक्त होने लग जाएगी और हाइड्रोजन गैस के रूप में विमुक्त होने लग जाएगी। तो इस प्रकार से क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों गैस के रूप में विमुक्त हो जाएगी, उत्सर्जित हो जाएगी और साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र है। विरंजक चूर्ण भी सोडियम क्लोराइड से ही बन रहा है। जैसे सोडियम क्लोराइड को जो है जल में घोलते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन बना और हाइड्रोजन बना। और जो क्लोरीन बनी है उस क्लोरीन को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ जो चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
उसके साथ क्रिया कराते हैं, क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम विरंजक चूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। जैसा कि हमने क्लोरीन जो है सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया और उसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनी, तो क्लोरीन गैस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर प्रवाहित करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन क्रिया करता है और CaOCl2 बनता है। इस प्रकार से हम विरंजक चूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, मतलब कि विरंजक चूर्ण का जो उपयोग है यह सूती और लिनेन ये सूती कपड़ों और लिनेन के विरंजन के लिए, मतलब इनको साफ करने के लिए, कागज फैक्ट्री में, लकड़ी उद्योग में, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है उपचायक के रूप में। उपचायक मतलब कि एक प्रकार से ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। पीने वाले जल में जीवाणुओं को मारने के लिए, मतलब पीने युक्त जल जो है उसमें जीवाणु या बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCO3, इसका नाम होता है रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। NaCO3 को सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा जो है आमतौर पर सोडियम क्लोराइड से ही बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड इसका कच्चा पदार्थ है। तो बेकिंग सोडे का उपयोग रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता भोजन, पकोड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भोजन को शीघ्रता से पकाने में भी किया जाता है। बेकिंग सोडे को हम सोडियम क्लोराइड से प्राप्त करते हैं। सोडियम क्लोराइड इसका एक कच्चा पदार्थ है। जैसे सोडियम क्लोराइड को जल में घोलते हैं, इसमें CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, तो जो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मतलब NH3 और Cl ये जुड़ जाएंगे और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे और बचा शेष जो है NaHCO3, ये Na और इससे H और ये CO3 हो जाएगा, तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा प्राप्त होगा। बेकिंग सोडे का उपयोग पढ़ते हैं, तो बेकिंग सोडे का उपयोग जो है बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। जैसे हम घरों में यूज करते हैं बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा या मीठा सोडा बोलते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो इस प्रकार से क्रिया होती है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट H+ आयन अम्लीय माध्यम में क्रिया करेगा तो CO2 गैस उत्पन्न होगी, H2O बनेगा और अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया मतलब फूल या उभार जा सकता है तथा इससे ये मुलायम या स्पंजी हो जाते हैं। जैसे कि हम अगर कोई भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, उसमें बेकिंग सोडा हम मिलाते हैं। बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो जैसे ही बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो इसको गर्म करेंगे या बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी तो वो जो है उस भोजन को जो है फुला देगा, उसमें उभार आ जाएगा या स्पंजी हो जाएगा भोजन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक घटक है, मतलब एंटासिड जो है एक प्रकार की औषधि है, दवाई है, जो कि अम्लीयता बढ़ने पर हमारे जो शरीर के अंदर जब एसिडिटी बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है तो हम एंटासिड टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं जो कि एसिडिटी को कम करता है, मतलब अम्लीयता को, पेट की अम्लीयता को यह कम करता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट के अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत करता है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक घटक है, यह क्षारीय है और पेट की अम्लीयता को यह खत्म करता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब सोडा अम्ल अग्निशामक कहने का मतलब है कि अगर कहीं आग लग रही है तो वहां पर हम बेकिंग पाउडर का उपयोग अग्निशामक के रूप में कर सकते हैं और अग्निशामक में इसका उपयोग भी बेकिंग पाउडर या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग
करते हैं, क्योंकि जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह आग को कम कर देती है ना। ऑक्सीजन जो है किसी भी चीज को जलाने में मदद करती है, लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो वह वहीं आग को बुझा देगी। धोने का सोडा जिसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। सोडियम कार्बोनेट एक्वस। धोने का सोडा एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड से प्राप्त उत्पाद है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। सोडियम कार्बोनेट को क्रिस्टलीकरण किया जाता है, और सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट को जो है जल में घोलेंगे, H2O में घोलेंगे, तो सोडियम कार्बोनेट जो है जल के साथ जुड़ जाएगा और हमें क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, जो कि धोने का सोडा या धावन सोडा कहलाएगा। धोने के सोडे का उपयोग, मतलब धावन सोडा का उपयोग पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है। धावन सोडे का उपयोग हम जो है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम कांच बनाने में भी कर सकते हैं। कांच के अंदर भी Na2CO3 होता है। साबुन बनाने में करते हैं धावन सोडा, सर्प बनाने में, इसके अलावा कागज उद्योग में भी धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त धावन सोडा का उपयोग बोरेक्स जैसे कि सोडियम यौगिक के उत्पाद में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं धावन सोडे का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी हम धावन सोडे का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट फॉर्म में पीओपी के नाम से भी जाना जाता है। पीओपी को किस प्रकार से बनाया जाता है उससे पढ़ते हैं। जिप्सम, जिप्सम एक प्रकार का रसायन रसायन है। अब जिप्सम को 373 केल्विन मतलब कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट मतलब कि हेमी हाइड्रेट बनाता है। इसका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O होता है। इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मतलब जिप्सम को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो इससे जल का एक अणु निकल जाता है, और जल का अणु जो निकलता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर जो है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनाकर कठोर ठोस पदार्थ बना लेता है। इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो जिप्सम को गर्म कर दें 100 डिग्री पर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल में वापस घोला जाता है तो वो जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसको जैसे ही जल में घोला तो यह जल के साथ जुड़ गया, और जल के साथ जुड़ने के बाद वापिस जिप्सम बना लिया, और जिप्सम बहुत ही कठोर पदार्थ बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है हम खिलौने बनाने में कर सकते हैं। सजावट का सामान, किसी भी सतह को चिकना बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कर सकते हैं। अब हम कुछ अम्लों के रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र पढ़ते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है HCl। H मतलब हाइड्रोजन, Cl मतलब क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 जिसे अम्लों का राजा कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल HNO3, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 है। इसी प्रकार क्षार के कुछ रासायनिक नाम और सूत्र पढ़ते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3 एक प्रकार का सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोगी है।